हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्ट्रो क्लासेस सिलवासा। मित्रों, बालाजी वेद वास्तु एवं ज्योतिष विद्यालय सिलवासा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, हम प्रतिदिन यहाँ पर कुछ न कुछ सीखने का प्रयास करते हैं। तो आज हम लोग होली के इस महीने में प्रयत्न करेंगे कि कुछ और नया सीखें और होली धमाका ऑफर का लाभ भी उठाएं। आप लोग होली धमाका ऑफर में हमारे विद्यालय की तरफ से आप लोगों को 1100 रुपया, ओनली फॉर 1100 रुपया कुंडली दिखाने और सलाह लेने की दक्षिणा है। आप हमारे अकाउंट में फीस जमा करके और फ़ोन पर आप सलाह ले सकते हैं। उसमें ऐसा कोई बंधन नहीं है कि आप एक सवाल दो सवाल आप जितना चाहें पूछ सकते हैं। आपकी कुंडली के विषय में हर एक पहलू पर आप जानकारी ले सकते हैं। बाकी सारी कुंडलियां बनाने का सबके ऊपर 50% छूट है। तो आइए हम अपने आज के विषय वस्तु की ओर चलें। आज का हमारा प्रकरण है नवमेश भाव फलम, है ना। जैसा कि आप सुन रहे हैं, बृहद पाराशर होरा शास्त्रम अध्याय 17वें अध्याय के अंतर्गत भावेश फलाध्याय, है ना। तो भावेश फलाध्याय में 1 से लेकर के 8 तक हम सुन चुके हैं महर्षि पाराशर के सभी विचारों को। आज हम नवमेश भाव फलम की चर्चा करेंगे। तो चलिए हम चर्चा को आगे बढ़ाएं। उससे पहले आप लोगों को बतला दूं, प्लीज़ लाइक माई एस्ट्रो क्लासेस ऑफिशियल फेसबुक पेज, facebook.com/एस्ट्रो क्लासेस, क्लासेस में डबल एस है, एंड हच एस्ट्रो क्लासेस ट्विटर पर हमें फॉलो कर सकते हैं। यह हमारा ट्विटर हैंडल है। एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल फॉर न्यू अपडेट्स, है ना। कोई भी नया वीडियो डालें तो आप तक सीधा पहुंच जाए, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और हमारे वेबसाइट पर, है ना, astroclasses.com एंड astroclasses.blogspot.com, ब्लॉग में डबल एस है। तो इसको आप इस पे विजिट करें ताकि आपको तरह तरह के आर्टिकल्स और आपके मन चाहे मनपसंद हर चीज़ आपको यहाँ से मिलेगा। तो आप विजिट करें एंड कॉल फॉर अपॉइंटमेंट फॉर एनी सजेशन सपोज दैट एस्ट्रो एंड वास्तु, ज्योतिष और वास्तु से संबंधित सलाह लेने के लिए आप हमें इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं 8690522111, ठीक है। और व्हाट्सएप पर एक एस्ट्रो क्लासेस का ग्रुप हमने बनाया है जिसमें तरह तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स डालते भेजते रहते हैं। तो उसमें आप ऐड होने के लिए, हमारे आर्टिकल्स पाने के लिए आप अपना नाम पता लिख करके अगर भेजेंगे तो हम आपको अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम आज के प्रकरण की ओर चलते हैं, नवमेश भाव फलम, ठीक है। महर्षि पाराशर कहते हैं कि भाग्ये से च मदे कल्पे गुणवान कीर्तिमान भवेत, कदाचिन्न न भवेत सिद्धिम यत् कार्यम कर्तुमिच्छति। कहते हैं कि भाग्येश यदि लग्न में हो, ठीक है, तो मदे कल्पे, है ना। फर्स्ट मद मतलब 7th होम और कल्पे मतलब फर्स्ट होम, है ना। तो अगर आपकी कुंडली में नवम भाव का मालिक भाग्येश अगर 7th होम में अथवा फर्स्ट होम में बैठा हो तो ऐसा जातक सभी गुणों से युक्त होता है और उसकी कीर्ति बहुत दूरों तक फैलती है। कीर्तिमान भवेत, कदाचिन न भवेत सिद्धिम यत् कार्यम कर्तुमिच्छति। कहते हैं कि ऐसे जातक को, है ना, जिस कार्य को करने की इच्छा नहीं होती है अथवा अगर
कर्तुम इच्छति यत् कार्यम न कर्तुम इच्छति। जिस कार्य को करने में इस जातक का मन नहीं लगता है अथवा उसकी इच्छा नहीं होती और वह बिना मन का भी अगर कोई कार्य इस तरह का करे तो वह कभी सिद्ध नहीं होता है, न भवेत् सिद्धिम, है ना। इसलिए ऐसा कार्य जो उसका मन अंदर से न करे करने को नहीं करना चाहिए, जिसकी कुंडली में नवम भाव का मालिक 7th होम में अथवा 1st होम में बैठा हो। ठीक है, चलिए दूसरे श्लोक को देखते हैं। महर्षि पाराशर कहते हैं कि भाग्ये से सहजे वित्ते सदा भाग्यानुचिंतकः धनवान गुणवान कामी पंडितो जन बल्लभ। कहते हैं कि ऐसा जातक किसी भी व्यक्ति की कुंडली में नवम भाव का मालिक अगर तीसरे घर में बैठा हो, ठीक है, अथवा वित्ते दूसरे घर में बैठा हो, तो ऐसा जातक जो होता है जन्मना है ना भाग्यवान, है ना, भाग्यानुचिंतक। कहते हैं कि ये सदैव भाग्य में क्या लिखा है, धन कब आएगा, है ना, इस प्रकार का चिंतन करने वाला होता है। लेकिन ये भाग्यवान होता है, धनी होता है, गुणवान होता है, कामी होता है और विद्वान भी होता है ना, और लोगों का प्रिय होता है अथवा लोक नेता होता है, क्योंकि जन वल्लभ, है ना। जन वल्लभ का अर्थ होता है लोगों का मालिक, अथवा आज के समय में उसको कहें सेवक, है ना। जैसे नेता वगैरह, जिसकी कुंडली में भाग्येश अगर तीसरे या दूसरे घर में बैठा हो, सहजे वित्ते, ठीक है ना, तो ऐसा जातक नेता हो सकता है। ग्राम का मुखिया, सरपंच, है ना, वार्ड कमिश्नर वगैरह वगैरह जो होते हैं, इस तरह के छोटे मोटे नेता हो सकता है। चलिए अगले श्लोक को देखते हैं। कहते हैं कि भाग्ये से दसमे तुर्ये मंत्री सेनापतिर भवेत पुण्यवान सुयसा वाग्मी साहसी क्रोध वर्जितः। कहते हैं कि अगर भाग्येश दसम भाव में या चतुर्थ भाव में बैठा हो तो ऐसा जातक मंत्री होता है ना। ये राज्य और केंद्र में मंत्री होता है अथवा सेनानायक होता है। ऐसा व्यक्ति पुण्यवान, सुयस और वक्ता होता है ना, बुद्धिमान होता है, साहसी होता है, इसको क्रोध नहीं आता। अब ये सोचो, मंगल प्रभावी अगर व्यक्ति हो तो ही सेनापति होता है अथवा सेना में जाता है, और जिसका मंगल हो और वो क्रोधी न हो, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसा कार्य तो भाग्य से कर सकता है ना। तो वैसे भी ये योग बहुत जबरदस्त होता है। अगर जिस कुंडली में, है ना, अगर नवमेश, है ना, क्योंकि त्रिकोण होता है ना नवमेश, नवम भाव जो होता है वो त्रिकोण होता है, और नवम भाव का मालिक कुंडली का दूसरा सबसे ताकतवर ग्रह होता है। क्योंकि अगर किसी कुंडली में, है ना, देखिए आपको एक कुंडली दिखा के समझा देता हूं। अब अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7, है ना, 2 3 4 5 6 7 8, और दूसरे और 9वें घर का मालिक मंगल अगर यहाँ पे मीन लग्न की कुंडली अगर हो, है ना, मीन लग्न की कुंडली में दूसरे और 9वें घर का मालिक मंगल होता है, तो द्वितीय होने के नाते वो कोई बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रह तो नहीं होता है, लेकिन नवमेश होने के नाते वही मंगल, या और भी ऐसी बहुत सारी कुंडलियाँ होती है ना,
जैसे यहाँ पे 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1 है ना। ये अगर मान लो वो याद नहीं आ रहा है कौन सी कुंडली है ना, लेकिन अगर कोई ग्रह तृतीयेश भी हो और नवमेश भी हो, अथवा यहाँ 10 अंक यानी मकर राशि बैठी हो और यहाँ 11 कुंभ बैठा हो, तो अष्टमेश होने के बाद भी नवमेश का पक्ष ज़्यादा बलवान होता है। शनि वहाँ पे कारक ग्रह बन जाता है ना। तो नवमेश जो है वो बहुत ही ताकतवर ग्रह होता है, और नवमेश और दशमेश का संबंध होता है, क्योंकि ये दूसरा सबसे ज़्यादा ताकतवर ग्रह होता है। और जैसा कि आप देखते हैं कि अगर एक प्रधानमंत्री है तो छोटे मोटे लोगों से हाथ मिलाना अपनी तौहीनी समझता है। दूसरे देश के अगर कोई प्रधानमंत्री या बहुत बड़ा कोई नेता या पावरफुल व्यक्ति मिले तो उसके साथ हाथ मिलाता है। तो वैसे ही ये दूसरा सबसे बड़ा ताकतवर ग्रह ये होता है और दूसरा ये होता है। तो अगर इस घर का मालिक इस घर में बैठे या इस घर का मालिक इस घर में बैठे, वैसे भी लक्ष्मी स्थानम त्रिकोणम च केंद्र स्थानम च वैष्णवम, लक्ष्मी विष्णु का योग यहाँ ये दोनों घर का मिलने से होता है। तो अब आप सोचिए कि अगर लक्ष्मी के घर का मालिक विष्णु के घर में बैठे तो ये तो सुफल ही देने वाला है। तो ठीक ये वही स्थिति बन रही है कि अगर भाग्येश दशम भाव में बैठे अथवा तुर्ये का मतलब चतुर्थ भाव है ना, चतुर्थ भाव भी केंद्र ही होता है। तो ऐसा जातक मंत्री अथवा सेनापति होता है, यानी सेनापति का कहने का अभिप्राय है कि बहुत ऊंचे पद पर या पूरा कमांडिंग कंट्रोल जिसके हाथ में हो, ऐसे पद पर होता है। ये कोई छोटा मोटा मंत्री या गली का नेता नहीं बनता है जिसका भाग्येश दशम या चौथे भाव में बैठा हो, ठीक है ना। तो इसको क्रोध न आए ये तो सहज बात है ना। तो क्रोध वर्जितः, ठीक है। अब देखते हैं अगले श्लोक को। महर्षि पाराशर कहते हैं कि भाग्ये से पंचमे लाभे भाग्यवान जन बल्लभः गुरु भक्ति रतो मानी धीरो धीर गुणैर्युतः। कहते हैं कि यदि भाग्येश पंचम भाव में अथवा एकादश भाव में 11वें 11th अथवा 5th होम में बैठा हो, 5वें अथवा 11वें घर में भाग्येश बैठा हो, तो ऐसा जातक प्रबल भाग्यवान होता है ना। भाग्यवान जन बल्लभः, जनता का प्रेमी होता है, जनता का सेवक होता है, नेता होता है ना। और गुरु भक्ति रतो मानी, ऐसा व्यक्ति गुरुओं की यानी अपने से श्रेष्ठ जनों की और अपने गुरुजनों की, आचार्यों की, माता पिता की और अपने से श्रेष्ठ जनों की सेवा करने वाला होता है। भक्ति मतलब सेवा है ना, सेवा करने वाला होता है। और मानी, स्वाभिमानी भी होता है, ऐसा नहीं किसी के सामने झुक जाए, है ना। स्वाभिमानी होता है, धीर होता है और धीर गुणैर्युतः, है ना। ये ऐसा व्यक्ति, धीर गुण का मतलब होता है, इसमें गुण जो होते हैं वो स्थायी होते हैं। धीर का मतलब स्थायी गुणों से युक्त होता है। कोई आज ऐसा नहीं कि देखने के लिए या कुछ अपने आप को प्रमाणित करने के लिए धीर गंभीर दिखा रहा है, वास्तव में वो ऐसा है नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो धीर गुणैर्युतः, वो जो होता है वो अचल गुणों से युक्त होता है, जो उसके गुण चलायमान अथवा दिखावे के लिए नहीं होते, ठीक है। चलिए अपने अगले श्लोक को देखते हैं। महर्षि पाराशर कहते हैं कि धनधान्य युतो नित्यम गुण सौंदर्य संयुतः बहुभ्रातृ सुखम युक्तम भाग्ये से नवमे सती। भगवान शिव कहते हैं, हे सती, धन धान्य है ना से युक्त होता है और हर प्रकार के गुणों से युक्त होता है, सुंदर होता है ना। गुण सौंदर्य तथा अनेक भाइयों से युक्त होता है ऐसा व्यक्ति, जिस व्यक्ति का भाग्येश भाग्य भाव में ही बैठा हो, है ना। नवमेश यदि नवम भाव में बैठा हो तो जातक धन धान्य गुण सौंदर्य तथा अनेक भाइयों से युक्त होता है, ठीक है।
चलिए अपने अगले श्लोक को और अंतिम इस प्रकरण के अंतिम श्लोक को देखते हैं। महर्षि पराशर कहते हैं कि भाग्य से त्रिक भावे चेत भाग्यहीनो भवे नरः, मातुलस्य सुखम न स्यात् ज्येष्ठ भ्रात्रे सुखम तथा। कहते हैं कि यदि भाग्येश जो है यानी नवम भाव का मालिक, ठीक है, नवम भाव का मालिक यदि छठे, आठवें और 12वें घर यानी त्रिक भाव है ना, ये तीनों त्रिक भाव होते हैं, छठा, आठवां और 12वां, ठीक है। तो भाग्येश यदि त्रिक भाव में यानी 6, 8 और 12 घर में बैठा हो तो ऐसा जातक भाग्यहीन होता है, ठीक है। और मामा तथा ज्येष्ठ भाई के सुख से, हाँ, मातुल से सुखम न स्यात् ज्येष्ठ भ्रातृ सुखम तथा, ज्येष्ठ भ्राता यानी बड़ा भाई और मातुल से मतलब मामा, इसके जीवन में बड़े भाई और मामा का सुख नहीं होता है, ठीक है। तो यह रहा आज का हमारा प्रकरण। अब हम अगले प्रकरण में कर्मेश भाव दसम भाव के मालिक के फल की चर्चा करेंगे कि वो किस घर में बैठा हो तो क्या फल देगा। उसके बाद हम 11वें भाव के मालिक की चर्चा करेंगे। उसके बाद फिर 12वें घर के मालिक कहाँ बैठा हो तो वो क्या फल देगा, शुभ या अशुभ, इस बात की चर्चा करेंगे, ठीक है। तो हम एक एक करके अपने प्रकरण में, है ना, इस प्रकार ये जो है प्रकरण पूर्ण हो रहा है यहाँ तक 12वें घर तक। तो 12वें घर की चर्चा करने के बाद हम इस प्रकरण के आगे के प्रकरण की ओर बढ़ेंगे, है ना। बृहद पराशर होरा शास्त्रम के सभी अध्यायों का वर्णन करेंगे। तो प्लीज़ लाइक करें हमारे एस्ट्रो क्लासेस के फेसबुक के ऑफिशियल पेज को, facebook.com/astroclasses से, एंड ट्विटर पे फॉलो करें, यूट्यूब के चैनल को सब्सक्राइब करें और वेबसाइट एवं ब्लॉग को विजिट करें और अपॉइंटमेंट लेकर के अपनी कुंडली दिखाने के लिए कॉल करें, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय एंड टेक केयर, थैंक्स।